दोस्तों इस स्मार्टफोन के फर्स्ट रिव्यू वीडियो में मैंने जितनी भी कमियों को गिनाया था, कंपनी ने उन सारी कमियों को अपडेट में ऐड किया। फिर चाहे वो कैमरा परफॉर्मेंस हो, गेमिंग परफॉर्मेंस हो, फिंगरप्रिंट अनलॉक या फिर फेस अनलॉक ही क्यों ना हो, बैक टू बैक अभी तक 3 अपडेट आ चुके हैं इस स्मार्टफोन में। लेकिन तीनों अपडेट के बावजूद इस स्मार्टफोन में कुछ मेजर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे तो इस स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको लाजवाब मिलेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको 35,000 के स्मार्टफोन में भी नहीं मिलेगा। लेकिन अपडेट के बाद कुछ खास फीचर्स को भी ऐड किया गया है, जैसे विजेट शॉर्टकट और परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा इनहैंस हुआ है। वैसे इस स्मार्टफोन के बारे में मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा और वो ये है कि 24,000 के लिए ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी जरूर है। दोस्तों मैं नथिंग फोन 2a को तकरीबन 15 दिनों से यूज कर रहा हूं और इन 15 दिनों में कंपनी ने अब तक 3 अपडेट या फिर 4 अपडेट दे दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं नथिंग फोन 2a का एक क्विक रिव्यू करने वाला हूं कि इन तीनों अपडेट के बाद इस स्मार्टफोन में क्या कुछ बदला है और क्या कुछ जैसे का तैसा है। 15 दिनों की यूज के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस स्मार्टफोन के बारे में, सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो एक क्विक रिव्यू होने वाला है नथिंग फोन 2a का, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या वाकई में 24,000 के लिए ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है या फिर नथिंग फोन 2a का सिर्फ हाइप क्रिएट किया गया था, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। तो वो सारा का सारा डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। वैसे अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफाई ऑल को जरूर प्रेस कर लीजिए। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तब तक यूट्यूब का एल्गोरिथम हमारे वीडियो को सपोर्ट नहीं करेगा। तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और वीडियो के बारे में कमेंट करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से, जो 6.7 इंच का फुल HD फ्लैट 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। वैसे तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मैक्सिमम ऐप में सपोर्ट करेगा ये स्मार्टफोन, लेकिन जो ब्राइटनेस है वहाँ पे थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अगर आप इस सेगमेंट के जो बाकी के स्मार्टफोन जिसमें 1800 निट्स या फिर 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, उसके सामने में अगर इस स्मार्टफोन में अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करेंगे तो डिस्प्ले आपको थोड़ा कम ब्राइटर दिखेगा। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको उतना बेटर नहीं मिलेगा जितना कि ज़्यादा पीक ब्राइटनेस वाले स्मार्टफोन में। वैसे आउटडोर में इसकी ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं है, ब्राइटनेस ठीक ठाक है, आप स्क्रीन को आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा इस स्मार्टफोन में जो मुझे एक और इशू देखने को आया खास तौर पर इसके डिस्प्ले में, वो है इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक। हालांकि कंपनी ने इसको अपडेट में ऐड किया था, लेकिन अपडेट के बावजूद भी इस स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट अनलॉक या फिर फेस अनलॉक उतना फास्ट नहीं है जितना कि होना चाहिए। स्पीकर इस स्मार्टफोन का लाउड इनफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट आपको नहीं होगा। वैसे 4K में अगर आप YouTube पे वीडियो प्ले करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीडियो लैग नहीं करेगा और कलर सैचुरेशन, कलर टोन आपको ठीक ठाक मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें 45 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। वैसे तो ये स्मार्टफोन यूनिवर्सल चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी और ब्रांड के चार्जर से भी इस स्मार्टफोन को चार्ज करना चाहते हैं और अगर वो 60 वाट का भी चार्जर है तो इस स्मार्टफोन को जरूरत पड़ने पे आप चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। CMF के चार्जर से इस स्मार्टफोन को चार्ज करने में तकरीबन 50 से 60 मिनट का टाइम लगता है। वैसे उस चार्जर का रिव्यू वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, कमाल का चार्जर है, जिस प्राइस पॉइंट पे भी आता है। वैसे अगर इसके ऑन स्क्रीन टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो अपडेट के बाद थोड़ा कम जरूर हुआ है, 6.5 घंटे से 7 घंटे के बीच में आपको ऑन स्क्रीन टाइम मिलेगा, जिसमें गेमिंग इंक्लूड नहीं है। परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में Dimensity 7200 Pro का प्रोसेसर दिया गया। हालांकि ये 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, लेकिन ये Dimensity 7200 ही है। प्रो वेरिएंट पे आपको थोड़ा ज्यादा क्लॉक मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगा। जब मैंने AnTuTu स्कोर चेक किया इस प्रोसेसर का तो अपडेट से पहले 6,34,000 के आसपास में AnTuTu स्कोर मुझे आया, लेकिन अपडेट के बाद कुछ 6,60,80,000 के बीच में वैरी कर रहा था। AnTuTu स्कोर में थोड़ा सा इन्हांसमेंट देखने को जरूर मिला है, लेकिन अपडेट के बाद बैटरी ड्रेन और टेम्परेचर राइज भी देखने को मिला है। पहले जब मैंने AnTuTu स्कोर चेक किया था तो बैटरी ड्रेन कुछ 3% का हुआ था और टेम्परेचर राइज कुछ 1 डिग्री का टेम्परेचर राइज हुआ था। वहीं अपडेट के बाद कुछ 5% का बैटरी ड्रॉप देखने को आया था, टेम्परेचर राइज कुछ 3 या 4% देखने को मिला था। तो एक हीटिंग इशू और बैटरी ड्रेन अपडेट के बाद ये हुआ है। लेकिन अगर आप इसमें गेमिंग करते हैं तो उसमें भी हीटिंग इशू होने लगती है। कांस्टेंट फ्रेम रेट आपको नहीं मिलता है। 60 FPS से आप शुरुआत करेंगे, वो 40-45 FPS पे चला जाता है BGMI में। तो गेमिंग इस स्मार्टफोन में, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन आइडियल नहीं है, नो डाउट। गेमिंग आप एवरेज लेवल का कर पाएंगे। CPU थ्रोटल की मैं बात करूँ तो ज़्यादा देर तक अगर CPU थ्रोटल होने लगता है तो वहाँ भी ग्राफ गिरने लगता है। वैसे इस स्मार्टफोन में CPU थ्रोटल अपडेट के बाद कुछ 88% का आया है, अपडेट से पहले कुछ 90 या 95% के आसपास में था। ओवरऑल कहूँ तो ये स्मार्टफोन
परफॉर्मेंस के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। LPDDR4X का RAM और UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है। जितनी मर्जी ऐप खोल लो, किसी ऐप को ये किल नहीं करता है। लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। नाउ बात करते हैं इस स्मार्टफोन का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, और वो है इस स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर और UI एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही लाजवाब है। ऐसा UI एक्सपीरियंस आपको 35,000 के स्मार्टफोन में भी नहीं मिलेगा। नीट एंड क्लीन UI, कोई ऐड और बोल्सवेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कस्टमाइजेशन तो आपको नेक्स्ट लेवल का मिलता है। वैसे अपडेट के बाद कुछ विजिट्स को भी ऐड किया गया है, जिसको आप अपने स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट विजिट्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतर है। इसके कस्टमाइजेशन से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही है। जैसे कि लॉक स्क्रीन को अगर आप कस्टमाइज करना चाहें तो वो कुछ लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो आप लॉक स्क्रीन पे डाल सकते हैं, जो मेरी यूज की नहीं है। हालांकि जिसकी यूज की होगी वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। वैसे किसी वीडियो में मुझे एक कमेंट भी आया हुआ था कि मुझे एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें मुझे बढ़िया सॉफ्टवेयर और UI एक्सपीरियंस चाहिए। मैं उसको ये स्मार्टफोन जरूर रिकमेंड करूंगा। बहुत ही बेहतर नीट एंड क्लीन UI आपको मिलता है। वैसे इसके फर्स्ट रिव्यू में जब मैं इस स्मार्टफोन के UI को जब एक्सपीरियंस कर रहा था, तो उस टाइम मुझे हल्का जीटर फील हुआ था। स्मार्टफोन थोड़ा लैग कर रहा था ऐप ओपन और क्लोज करने में, लेकिन अब वो सारी प्रॉब्लम फिक्स कर दी गई है। LPDDR4X का RAM और UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है इस स्मार्टफोन में। लेकिन आप जितनी मर्जी ऐप खोल लो, किसी भी ऐप को ये स्मार्टफोन किल नहीं करता। उसको भी अपडेट में फिक्स किया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बैक टू बैक 3 अपडेट दिए इस स्मार्टफोन में कंपनी ने। तो एक बात तो पक्का है कि कंपनी यूजर्स को समझती है, यूजर की बात को सुनती है, जब ही जाके बैक टू बैक अपडेट ला रही है। वैसे इस स्मार्टफोन का UI और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही बेहतर लगा। मैं इसके लिए इस स्मार्टफोन को 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। इस स्मार्टफोन के कैमरा एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इस स्मार्टफोन में कैमरा एक्सपीरियंस अगर आप हार्डवेयर साइड से उम्मीद करेंगे कि जैसा हार्डवेयर आपको है वैसा कैमरा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप गलत है। लेकिन 24,000 के स्मार्टफोन से जैसा कैमरा एक्सपीरियंस आप उम्मीद करते हैं, वैसा कैमरा एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा, वो भी मिड लेवल का। बैक टू बैक जो 3 अपडेट आए हैं वो बेसिकली कैमरा के लिए ही आया है, लेकिन इसके बावजूद भी कैमरा में कुछ मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है। कैमरा परफॉर्मेंस में जैसा पहले मिलता था ठीक वैसा ही है। कुछ चीज़ों को इम्प्रोवाइज किया गया है, जैसे कि इस स्मार्टफोन में आपको ओवर सैचुरेटेड पिक्चर मिलता है। बोके की अगर मैं बात करूं तो पोर्ट्रेट में कहाँ बोके करना कहाँ नहीं करना कैमरा को पता नहीं होता है। ऑब्जेक्ट फोकस मिसिंग रहता है, कुछ पता नहीं रहता है। बहुत लोगों ने ये कहा है कि इसका सेंसर थोड़ा बड़ा है तो आपको इसमें क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन पिक्चर को अगर आप जूम करेंगे तो क्लियरिटी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। वैसे पिक्चर क्लिक करने के बाद जब आप पिक्चर ओपन करेंगे तो उसमें लोडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा ही ले लेता है। कैमरा ऑप्शन को अगर आप स्विच करेंगे वीडियो से फोटोग्राफी में तो उसमें भी टाइम लगता है। वैसे कैमरा ऑप्शंस की बात करूँ तो बहुत लिमिटेड कैमरा ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। तो कैमरा कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन में बहुत ही मिसिंग है। हाँ, वैसे अपडेट के बाद एक चीज़ को इम्प्रोवाइज किया गया, वो है स्किन का टोन जो पहले ज़्यादा रेडिश रहता था उसको थोड़ा सा कम किया गया, लेकिन अभी भी स्किन टोन आपको रेडिश ही मिलेगा। तो कैमरा इस स्मार्टफोन का डेफिनेटली मिड लेवल का है। लेकिन नाइट फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे आपको ज्यादा कलर टोन देखने को मिलेगा। वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो इस स्मार्टफोन में आपको बेहतर वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस मिलेगा, डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा फोटोग्राफी एक्सपीरियंस मिला था ठीक उल्टा वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस है। वीडियो ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा डिटेलिंग आपको मिलेगी। इसका OIS और EIS 30,000 के स्मार्टफोन जैसा है, इनफैक्ट उससे थोड़ा बेटर जरूर है। इसके अलावा मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो 4K 30 APS तक का वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे इसके बैक कैमरे से। फ्रंट कैमरे से आप फुल HD 30 APS तक का वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। वीडियो फ्रंट कैमरा हो या बैक कैमरा हो, दोनों में कोई इशू नहीं होगा। तो ओवरऑल कहो तो इस स्मार्टफोन का कैमरा एक्सपीरियंस मिड लेवल का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग आपको ये सजेस्ट कर रहे होंगे यूट्यूब वीडियो में अपने कि इसमें आप Gcam यूज कीजिए। तो आपको मैं क्लियरली एक बात बता दूं कि अभी भी Gcam का कोई डेडिकेटेड वर्जन नहीं है Dimensity 7200 Pro के लिए। तो अगर आप इसमें Gcam यूज करते हैं तो हो सकता है कि ऐप क्रैश करे। और 4K में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो 4K 60 APS का आपको ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें हीटिंग इशू ज़्यादा होने लगती है। ऐप में उतना क्लियरिटी नहीं है जितना कि Gcam में होना चाहिए था। तो आप मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही होगी कि वैसे लोगों की बात ना मानते हुए आप स्टॉक कैमरा ही यूज कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है इसके Gcam से। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो इस स्मार्टफोन में आपको कांस्टेंट 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा, कोई कॉल ड्रॉप नहीं होगा, इसके लिए आप एश्योर रहिए।
बात करूं अगर इस स्मार्टफोन के कंक्लूजन की कि क्या ये स्मार्टफोन 24,000 के लिए वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, तो मेरे ओपिनियन में ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। वो इसलिए कि जो कुछ भी आप 24,000 के स्मार्टफोन से उम्मीद कर सकते हैं वो तो एवरेज लेवल का है। एवरेज डिस्प्ले आपको मिलता है, एवरेज परफॉर्मेंस मिलता है, एवरेज कैमरा एक्सपीरियंस आपको मिलता है, लेकिन जो अलग और यूनिक मिलता है वो आपको 30 या 35,000 के स्मार्टफोन में भी नहीं मिलेगा। जैसे कि इसका डिजाइन, और सबसे बेहतर इस स्मार्टफोन का वो है यूआई और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, उसका तो कोई मैच ही नहीं है। यूनिक और बहुत ही बेहतर आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको मिलता है। मैं इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए ही मैं 24,000 रुपीज़ पे करने को रेडी हूँ। तो मेरे लिए तो ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। आपके लिए क्या ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे नथिंग फोन 2a के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप हमें बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।